परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है और जो लोग अपना मन नहीं बदल सकते वे कुछ भी नहीं बदल सकते। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के इस कथन के साथ द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ही बड़े अहम बदलाव पर गहराई से बात करेंगे, जर्मनी की रक्षा रणनीति और उसकी बढ़ती सैन्य महत्वाकांक्षाएं। जी हाँ। हमारी ये चर्चा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के एक महत्वपूर्ण लेख जर्मनीज रिसर्जेंस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे कि इस लेख के तर्कों का विश्लेषण करें, ये समझें कि यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था में जर्मनी की ये नई भूमिका आखिर है क्या, और खास तौर पर भारत के लिए हमारे रक्षा सहयोग के लिहाज से इसके क्या मायने हो सकते हैं। ये विषय UPSC की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए, खासकर मेंस और प्रीलिम्स दोनों के नजरिए से मुझे लगता है काफी अहम है। बिल्कुल, और आम जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, और उन सभी के लिए भी जो वैश्विक मामलों में रुचि रखते हैं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने सवाल या विचार नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इस अहम मुद्दे पर बातचीत। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जर्मनी ये बदलाव, ये शिफ्ट आखिर कर क्यों रहा है। मतलब शीत युद्ध खत्म हुए 3 दशक से ज्यादा हो गए। हाँ। सोवियत संघ बिखर गया, लेकिन रूस आज भी नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बना हुआ है। बिल्कुल, और देखिए 90s के दशक में बाल्कन में नेटो के दखल और फिर पूर्व की तरफ उसके विस्तार का रूस ने हमेशा विरोध किया। हाँ, विरोध तो किया। और ये विरोध वक्त के साथ सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा। आप देखिए 2008 में जॉर्जिया पर हमला हुआ, 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया गया, और फिर फरवरी 2022 में यूक्रेन पर तो पूरा फुल स्केल आक्रमण शुरू हो गया, जो अब भी चल रहा है। हाँ, वो तो चल ही रहा है। तो ये सब दिखाता है कि मॉस्को अपनी चिंताओं को लेकर कितना गंभीर और कह सकते हैं आक्रामक हो सकता है। और इसी माहौल में शायद यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए जर्मनी जैसे बड़े देश की भूमिका अचानक बहुत अहम हो गई है। बिल्कुल, एकदम से फोकस जर्मनी पर आ गया है। और लगता है इसी अहमियत को जर्मनी अब गंभीरता से ले रहा है। आंकड़े तो कुछ ऐसे ही इशारा कर रहे हैं। 2024 में जर्मनी का रक्षा बजट कितना 88 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। जी हाँ, 88 बिलियन डॉलर्स, बहुत बड़ी रकम है। इससे वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। चौथा सबसे बड़ा। हाँ, ये बात और है कि ये अभी भी नाटो के तय लक्ष्य यानी GDP का कम से कम 2% रक्षा पर खर्च करने से शायद थोड़ा कम है। थोड़ा सा कम है, हाँ। हाँ, लेकिन संकेत तो साफ है। मतलब जर्मनी अब सिर्फ एक आर्थिक शक्ति बने रहने से आगे बढ़कर एक रणनीतिक खिलाड़ी की भूमिका निभाने को तैयार हो रहा है। हाँ, और ये बदलाव काफी दिलचस्प है, खासकर जब हम इसे जर्मनी के इतिहास के संदर्भ में देखते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी 2 हिस्सों में बंट गया था। पूर्वी जर्मनी सोवियत खेमे में चला गया और पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो के साथ। हाँ, ये तो पता है। तो शीत युद्ध के दौरान पश्चिम जर्मनी यूरोप में सोवियत खतरे के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह था। आपको अंदाजा लगाने के लिए बताऊं, 1960 से 1991 तक पश्चिम जर्मनी का औसत रक्षा खर्च उसकी GDP का लगभग 3.3% था। 3.3%? जी हाँ, ये आज के 2% के लक्ष्य से भी कहीं ज्यादा है, और सोवियत संघ के पतन के बाद के दशकों के मुकाबले तो बहुत ही ज्यादा है। तो मतलब जर्मनी पहले रक्षा पर काफी खर्च करता था, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद उसने इसमें एकदम कटौती कर दी। बिल्कुल। और अब दोबारा बढ़ाने पर मजबूर हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एक तरह की शांति का माहौल बना, जिसे पीस डिविडेंड कहा गया। हाँ, सुना है। जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों ने अपना रक्षा खर्च काफी कम कर दिया। सोचा अब जरूरत नहीं, लेकिन अब हालात बदल गए। और इसी बदली हुई हकीकत को शायद जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्क्स ने स्वीकार किया, जब उन्होंने कहा कि जर्मनी पिछले 3 दशकों से एक तरह का मुफ्तखोर यानी फ्री राइडर रहा है। फ्री राइडर मतलब? अब अपनी सुरक्षा के लिए काफी हद तक अमेरिका पर निर्भर रहा। अच्छा। और जैसा कि मर्क्स ने इशारा किया, अमेरिका अब शायद हमेशा ये गारंटी देने को तैयार ना हो। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। लेकिन ये ORF का लेख ये भी तो इशारा करता है कि अभी जर्मनी की सेना, जिसे बुंडेसवेयर कहते हैं, वो रूसी सैन्य ताकत के सामने शायद उतनी मजबूत नहीं है। हाँ, ये भी एक सच्चाई है। तो क्या सिर्फ पैसा बढ़ाने से बात बन जाएगी? देखिए, पैसा बढ़ाना पहला और सबसे जरूरी कदम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असल बदलाव नीति और मानसिकता का है। अच्छा। जर्मनी अब अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने, अपने रक्षा उद्योग को मजबूत करने और हाँ,
अपनी अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए खर्च पर लगी अपनी संवैधानिक सीमा, जिसे ऋण सीमा या डेट सीलिंग कहते हैं, उसे भी हटाने को तैयार है। डेट सीलिंग हटाना ये तो बहुत बड़ा फैसला है। बहुत बड़ा। ये एक बहुत बड़ा नीतिगत फैसला है। ये दिखाता है कि यूक्रेन युद्ध ने जर्मनी के राजनीतिक तंत्र को किस हद तक झकझोर दिया है और उसे अपनी दशकों पुरानी नीतियों पर दोबारा सोचने पर मजबूर किया है। और ये इस बात का भी सबूत है कि पिछले 30 सालों में जर्मनी की सैन्य क्षमताएं कितनी कह सकते हैं कमजोर हो गई थी। इसमें अमेरिका के दबाव का भी तो कुछ हाथ रहा होगा। मुझे याद है ट्रंप प्रशासन तो लगातार नेटो सदस्यों पर खर्च बढ़ाने का दबाव डाल रहा था। हाँ बिल्कुल। यहाँ तक कि जीडीपी का 5% तक खर्च करने की बात कह दी थी। हाँ, अमेरिकी दबाव एक फैक्टर जरूर रहा है, हालांकि वो 5% की मांग तो थोड़ी अव्यावहारिक थी। हाँ वो तो थी। लेकिन अब जर्मनी ने खुद 2029 तक अपनी जीडीपी का कम से कम 3.5% रक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है। 3.5%। जी, ये नाटो के 2% के लक्ष्य से भी ज्यादा है और ये दिखाता है कि जर्मनी अब इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से ले रहा है। 3.5% जीडीपी, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका असर क्या होगा? क्या जर्मनी अब यूरोप का नया सुरक्षा गारंटर बन सकता है? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है, लेकिन संभावनाएं तो हैं। अगर जर्मनी लगातार इतना खर्च करता है तो निश्चित रूप से उसकी सैन्य शक्ति में जबरदस्त इजाफा होगा। हाँ वो तो होगा ही। इससे न सिर्फ जर्मनी की अपनी सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि वो यूरोप में खासकर रूस की सीमा से लगे नाटो देशों के लिए एक अहम सुरक्षा भागीदार बन सकता है। अच्छा, जैसे कि कौन से देश? कई देश हैं जो अभी अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हैं। वो भविष्य में मदद के लिए जर्मनी की तरफ देख सकते हैं। सोचिए, विसेग्राड देश हैं, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, हंगरी, पोलैंड। फिर मोल्दोवा, रोमानिया, यूक्रेन और बाल्टिक देश हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। हाँ, ये सब तो रूस के बिल्कुल पड़ोस में है। बिल्कुल। इन सब के लिए जर्मनी एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है। मतलब एक ऐसा देश जो खुद सुरक्षित होने के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षा मुहैया कराए। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ये यूरोप की सुरक्षा परिदृश्य में एक बुनियादी बदलाव ला सकता है। बिल्कुल, एक फंडामेंटल शिफ्ट। ये सब यूरोप में तो ठीक है, लेकिन अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इसका असर हम पर, यानी भारत पर कैसे पड़ेगा? क्या जर्मनी की ये नई ताकत और बदलती भूमिका हमारे लिए कोई मायने रखती है? ओआरएफ का लेख तो इसे भारत के लिए एक अवसर बता रहा है। हाँ, खासकर रक्षा उद्योग में। बिल्कुल। और ये कोई नई बात नहीं है। जैसा कि ओआरएफ लेख की बताता है, भारत और जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग का एक इतिहास रहा है। अच्छा। हाँ, शीत युद्ध के दौर में भी पश्चिम जर्मनी भारत के लिए तकनीक और हथियार प्रणालियों का एक अहम स्रोत था। जैसे आपको याद होगा, जब भारत ने 1980s के दशक में अपना मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन बनाना शुरू किया। हाँ, अर्जुन टैंक। तो शुरुआती डिजाइन में जर्मनी ने मदद की थी। 1983 में जर्मन कंपनी क्राउस मफे ने अर्जुन टैंक के डिजाइन, विकास और परीक्षण में भारत के CVRDE के सलाहकार के तौर पर काम किया। ओहो, ये तो मुझे नहीं पता था। और आज भी अर्जुन टैंक के सबसे नए संस्करण में कई अहम जर्मन पुर्जे लगे हैं, जैसे रैंक का ट्रांसमिशन सिस्टम, MTU का डीजल इंजन और बॉश का गन कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, और नौसेना के क्षेत्र में भी तो कुछ सहयोग रहा है, वो टाइप 209 पनडुब्बियों वाला मामला। जी हाँ, बिल्कुल। 1986 से 1994 के बीच जर्मनी की HDW कंपनी ने भारत को टाइप 209 डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां सप्लाई की थी। हाँ, जिन्हें भारतीय नौसेना में शिशुमार क्लास के नाम से जाना जाता है। शिशुमार क्लास। और ये पनडुब्बियां आज भी सेवा में हैं और उम्मीद है कि अगले 10-15 साल तक रहेंगी। तो मतलब रक्षा तकनीक के मामले में जर्मनी पर भारत का भरोसा काफी पुराना है। हाँ, काफी पुराना और गहरा है। तो यहाँ ये बात गौर करने लायक है कि ये पुराना भरोसा अब भविष्य के बड़े सहयोग की नींव बन सकता है, खासतौर पर भारतीय नौसेना का वो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट 75I। हाँ, प्रोजेक्ट 75 इंडिया। इस प्रोजेक्ट के तहत हमें ऐसी पनडुब्बियां चाहिए जिनमें AIPS यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम लगा हो। ये AIPS क्या चीज़ है, थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ, जरूर। देखिए, AIPS एक ऐसी तकनीक है जो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को बैटरी चार्ज करने के लिए बार बार सतह पर आने की जरूरत के बिना हफ्तों तक पानी के नीचे डूबे रहने की क्षमता देती है। अच्छा, मतलब छुपकर ज्यादा देर ऑपरेट कर सकती है। बिल्कुल। ये उनकी मारक क्षमता और चुपके से ऑपरेट करने की काबिलियत को कई गुना बढ़ा देती है। तो प्रोजेक्ट 75I में जर्मनी का क्या रोल है? प्रोजेक्ट 75I के लिए जर्मनी की एक बहुत बड़ी कंपनी है थाइसनक्रुप मरीन सिस्टम्स,
यानी TKMS। हाँ, सुना है ना। वो भारत की सरकारी शिपयार्ड मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड MDL के साथ मिलकर बोली लगा रही है। अच्छा। ये दिखाता है कि भारत अब पनडुब्बियों जैसे अहम हथियार प्लेटफॉर्म के लिए रूस पर अपनी निर्भरता शायद कुछ कम करना चाहता है। हाँ, ये बात तो चल रही है। और जर्मनी जैसे यूरोपीय भागीदार के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करना चाहता है। और ये साझेदारी सिर्फ पनडुब्बी बनाने तक सीमित नहीं होगी, इसमें तकनीक का हस्तांतरण मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। बिल्कुल, ये सबसे अहम बात है। TKMS ने रक्षा मंत्रालय के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी SP मॉडल के तहत MDL के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर JV बनाने जॉइंट वेंचर? हाँ, और पूरी तकनीक भारत को ट्रांसफर करने की पेशकश की है। पूरी टेक्नोलॉजी? जी, इसका मतलब है कि ये अत्याधुनिक पनडुब्बियां मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनेंगी। वाह! जिससे न केवल हमारी नौसेना की ताकत बढ़ेगी, बल्कि रक्षा उत्पादन में हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है। ये तो हुई पनडुब्बियों की बात। क्या जमीनी सेना के लिए भी कोई हालिया समझौता हुआ है जर्मनी के साथ? हाँ, एक और अहम समझौता है जो जून 2025 में जर्मनी की डायल डिफेंस और भारत की रिलायंस डिफेंस के बीच हुआ है। डायल और रिलायंस के बीच? जी, ये समझौता 155 mm कैलिबर की वल्कानो प्रिसिशन गाइडेड गोलियों के भारत में उत्पादन के लिए है। वल्कानो? ये कैसी गोलियां हैं? ये गोलियां आप समझिए बहुत स्मार्ट होती हैं। ये लंबी दूरी तक पिन पॉइंट सटीकता से निशाना लगा सकती हैं। अच्छा। अनुमान है कि लंबे समय में इस सौदे से करीब 10,000 करोड़ रुपए या $1.1 बिलियन का कारोबार हो सकता है। 10,000 करोड़? जी। ये भी मेक इन इंडिया और रक्षा तकनीक हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये सब सुनने में तो भारत के लिए काफी फायदेमंद लग रहा है। जर्मनी का बढ़ा हुआ रक्षा बजट, टेक्नोलॉजी देने की इच्छा, जॉइंट वेंचर। क्या हम ये मान लें कि जर्मनी भारत के लिए एक मतलब आदर्श रक्षा भागीदार बनने जा रहा है? देखिए, संभावनाएं तो बहुत हैं, अपार संभावनाएं हैं। जैसा ORF का लेख कहता है, चांसलर मर्ज की सरकार के तहत जर्मनी सैन्य तकनीक के सह विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण साथी बन सकता है, चाहे वो पूरे हथियार प्लेटफॉर्म हो या सब सिस्टम और छोटे छोटे पुर्जे हों। जर्मनी का बढ़ा हुआ रक्षा बजट न सिर्फ उनकी सेना और उद्योग को मजबूत करेगा, बल्कि भारत के साथ ऐसे संयुक्त उद्यम JVS स्थापित करने में भी मदद करेगा, जहां लागत और जोखिम दोनों देश मिलकर उठा सकें। मतलब कॉस्ट और रिस्क शेयरिंग? बिल्कुल। इसका एक मॉडल हमें भारत रूस रक्षा सहयोग में दिखता है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल। हाँ, ब्रह्मोस। आर्या AK-203 राइफल के संयुक्त उत्पादन में है। 2019 का भारत रूस समझौता बिक्री के बाद बेहतर सपोर्ट और पुर्जों के संयुक्त निर्माण की बात करता है। ऐसा ही कुछ जर्मनी के साथ भी हो सकता है। अच्छा। और हाँ, एक ऐसे समय में जब रूस पर हमारी निर्भरता काफी हद तक बनी हुई है, जर्मनी एक विश्वसनीय यूरोपीय विकल्प भी मुहैया कराता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। लेकिन राह में रोड़े भी तो होंगे, मतलब सब कुछ इतना आसान तो नहीं होगा। ORF लेख कुछ चुनौतियों का भी जिक्र करता है, जैसे जर्मनी के अपने निर्यात नियंत्रण कानून। हाँ, ये एक अहम मुद्दा है। देखिए, जर्मनी के हथियार निर्यात कानून काफी सख्त हैं। सख्त है? हाँ, खासकर उन देशों को लेकर जिनके क्षेत्र में तनाव की स्थिति हो या मानवाधिकारों का रिकॉर्ड सवालों के घेरे में हो। भारत के साथ बड़े पैमाने पर सह विकास और तकनीक हस्तांतरण के लिए इन कानूनों में कुछ ढील या कहिए विशेष प्रावधानों की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। ये एक बड़ी कूटनीतिक और कानूनी चुनौती हो सकती है, इसे सुलझाना होगा। और एक और संभावित बाधा जिसका लेख में जिक्र है, वो है जर्मनी का पाकिस्तान के साथ रक्षा सहयोग समझौता। हाँ, जिसके तहत वो पाकिस्तान को IRIST एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है। ये तो भारत के लिए चिंता की बात है, खासकर जब भारत के पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें हैं। निश्चित रूप से ये एक गंभीर मुद्दा है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर जर्मनी एक तरफ भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान को ऐसी रक्षा प्रणाली देता है जो भारतीय मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए हो, हाँ, तो इससे दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे को ठेस पहुंच सकती है। जाहिर सी बात है। बिल्कुल। ये नई दिल्ली और बर्लिन के बीच उभरते रक्षा संबंधों को धीमा कर सकता है या कह सकते हैं पटरी से भी उतार सकता है। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन साधना कितना मुश्किल होता है। हर देश अपने हित देखता है, ये तो है। तो फिर रास्ता क्या है आगे? चुनौतियां तो हैं, लेकिन अवसर भी बड़े दिख रहे हैं। बिल्कुल, अवसर निश्चित रूप से बड़े हैं। और देखिए, TKMS और MDL के बीच पनडुब्बी प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ना एक बहुत सकारात्मक संकेत है। भारत को सिर्फ तकनीक हासिल करने पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि जर्मनी को भी कुछ पेशकश करनी चाहिए। एक दो तरफा रिश्ता बनाना चाहिए। जैसे कि क्या पेशकश कर सकता है भारत? जैसे
भारत जर्मनी के रक्षा उद्योग के लिए कुछ जरूरी पुर्जों और घटकों का एक विश्वसनीय, कॉस्ट इफेक्टिव आपूर्तिकर्ता बन सकता है। अच्छा, मतलब हम उन्हें सप्लाई करें। हाँ, इसके अलावा भारत अपने कुशल तकनीशियनों की मदद भी दे सकता है। देखिए, वेल्डिंग, पाइप फिटिंग, इलेक्ट्रिकल काम जैसे क्षेत्रों में कुशल कारीगरों की कमी आजकल अमेरिका जैसे देशों में भी महसूस की जा रही है। हाँ, ये मैंने पढ़ा था। वो भी ना कि सिर्फ हाई एंड डिजाइन और इंजीनियरिंग में। जर्मनी भी इससे अछूता नहीं है। भारत यहां मदद कर सकता है। तो मतलब भारत स्किल्ड लेबर भी प्रोवाइड कर सकता है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो भारत जर्मनी के लिए न सिर्फ एक बाजार और सहविकास भागीदार बन सकता है, बल्कि कुशल मानव शक्ति का स्रोत और कुछ चुनिंदा सैन्य उत्पादों के लिए कम लागत वाला उत्पादन केंद्र भी बन सकता है। ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। हाँ, अगर इसे सही तरीके से साधा जाए तो कुल मिलाकर तस्वीर ये उभरती है कि दुनिया बदल रही है, यूरोप में शक्ति संतुलन बदल रहा है और जर्मनी इस बदलाव के केंद्र में है। वो अपनी रक्षा नीति को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है, ज्यादा खर्च कर रहा है और यूरोप में एक बड़ी सुरक्षा भूमिका निभाने को तैयार दिख रहा है। एकदम सही। भारत के लिए इसमें जहां एक तरफ रक्षा आधुनिकीकरण, तकनीक हासिल करने और शायद रूस पर निर्भरता कुछ कम करने के बड़े अवसर हैं, हाँ, वहीं जर्मन निर्यात कानूनों और पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों जैसी चुनौतियां भी सामने खड़ी हैं। बिल्कुल। और जैसा कि ORF लेख के निष्कर्ष में इशारा किया गया है, असली परीक्षा बर्लिन और नई दिल्ली की इस बात में होगी कि वो इन अवसरों को कितनी अच्छी तरह समझते हैं और इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। यहीं पर एक विचारोत्तेजक सवाल शायद श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। कि भविष्य में भारत और जर्मनी के बीच कौन सी रणनीतिक साझेदारियां या कौन सी जॉइंट परियोजनाएं सबसे पहले साकार होती दिख सकती हैं, और ये दोनों देश रूस और पाकिस्तान जैसे जो जटिल मुद्दे हैं उनसे जुड़े भू राजनीतिक पेचों को आखिर कैसे सुलझाएंगे, इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। तो ये थी हमारी आज की गहन चर्चा जर्मनी की बदलती रक्षा रणनीति और भारत के लिए इसके मायने पर। ORF के विश्लेषण के आईने में उम्मीद है UPSC की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों और वैश्विक मामलों में दिलचस्पी रखने वाले सभी श्रोताओं को ये चर्चा जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगी होगी। इस विश्लेषण को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रश्न और विचार नीचे टिप्पणी में अवश्य साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अहम विषय के गहन विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।